तो आज हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें से आपने पिछला वीडियो में सुना भी होगा, जो नहीं आए हैं नहीं सुना तो सुन लेना, अपलोड कर रखी है वो। अब हम पढ़ेंगे आज प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार होते हैं। देखो, कृषि यंत्र आ गए, नए नए बीज आ गए, योजनाएं आ गई कृषि के लिए, कृषि विकास पत्र आ गए, वो डेबिट कार्ड, वो कार्ड वार्ड भी बनाने लगे कृषि के लिए, कार्ड बनाने लगे हैं। उस कार्ड को हम दिखा के भाई हमारे पास खेत है, हम पहले ही मतलब उतनी फसल या मतलब उतना बीज खाद उठा सकते हैं, भाई बाद में पे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी में मशीनें वगैरह, बीज वगैरह, और संस्थागत में इस तरह से लोन वगैरह देने के सुधार काफ़ी सारे कृषि में, कृषि को बढ़ाने के लिए हो गए हैं। अब है खाद्य सुरक्षा। पिछले साल भी पढ़ा था शायद तुमने 9th में, या नहीं पढ़ा था? पढ़ाया था मैंने तुम्हें खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है कि सरकार अपनी देश के लोगों के लिए मतलब खाने की सुरक्षा तो देती है कि हम तुम्हें खाना तो उपलब्ध करवाएंगे कम से कम, चाहे और कुछ ना करें। तभी मतलब सरकार जो ये पीले विले कार्ड बना देती है जो गरीब होते हैं, जिसमें उनको बहुत सस्ता मतलब वो भोजन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है। और इसमें 2 स्टॉक होते हैं, एक तो बफर स्टॉक और एक होता है सार्वजनिक प्रणाली। बफर स्टॉक में आ जाता है जो हमारे इंडिया में एक बफर स्टॉक होता है हर देश का, कि कोई इमरजेंसी आ गई तो इतना स्टॉक तो हमारे पास है। और वो IFC के गोदामों में, इंडियन फूड कॉरपोरेशन के गोदामों में वो मतलब खाना रखा रहता है। बड़े बड़े गोदाम हैं, बहुत सारे उनमें अनाज रखे रहते हैं। तो ये है बफर स्टॉक। और दूसरा है सार्वजनिक प्रणाली। वही सार्वजनिक प्रणाली फिर उसको साल नहीं होते, वो हर साल जो अभी सेकंड पे आ तो रहे हैं, सुन तो लो। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब एक टाइम में जब सरकार ने एक टाइम जब अनाज हुआ, जब खरीद लिया, और फिर उनको पूरा साल वो वितरण करती रहती है राशन डिपो के माध्यम से, फिर उनको वो वितरित करती रहती है। जैसे मिड डे मील में आता है या डिपो में आता है, या अनाज आते कहाँ से? अब ये कह दें कि गेहूँ तो एक बार हो लिया, और वो आते पूरे साल रहते हैं, तो वो IFC के गोदामों से ही आते रहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण मीन्स पूरे संसार जो एक हो गया है। अब हम अपनी फसल को जहाँ चाहे ले जाकर बेच सकते हैं, दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, उससे कृषि का रूप तो बदला ही है। अब हमें पता है हम चाहे कुछ भी उगा लें वो हमारा बिक जाएगा। हम दूसरे देश के फ्रूट्स यहाँ पर भी खाते हैं। तो वैश्वीकरण से कृषि का रूप बदल गया है। पहले तो सिर्फ हम खाद्यान्न फसलें उगाते थे, अब ऐसा कोई भी बात नहीं है। और उससे नई चुनौतियाँ भी मिली हैं। नई चुनौतियाँ कैसे मिली? अब जब दूसरे देश से अगर कुछ चीज़ हमारे देश में आ जाती है, तो जो हमारे देश की अगर वो चीज़ उससे अच्छी नहीं होगी और उससे कीमत भी कम नहीं होगी, तो उस चीज़ को कोई खरीदेगा। तो नई चुनौतियां भी आती है कृषि के सामने वैश्वीकरण के कारण, और नए उसका स्वरूप भी बदला है। अब है कार्बनिक कृषि। कौन सी कृषि? कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि होती है बेटा बिना खाद, बिना कीटनाशक, बिना खाद नहीं, बिना रासायनिक खाद। कौन सी? रासायनिक खाद नहीं होती वो दाने वाली, देखो केमिकल वाली। तो बिना रासायनिक खाद और बिना कीटनाशक, ये जो दवाइयाँ ही होती हैं, इनके यूज़ किए बिना खेती को करने वाली खेती को क्या कहते हैं हम? कार्बनिक कृषि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक खेती। ठीक है ना? सुना भी होगा तुमने ये वर्ड, या नहीं सुना? किसने सुना ये वर्ड? सुना है? ऑर्गेनिक खेती। तो कार्बनिक कृषि होती है कि जो बिना रासायनिक खादों के और बिना कीटनाशकों के जो खेती की जाए।
उसमें हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं, गौमूत्र का और नीम के पत्तों के मतलब पानी का छिड़काव करके बीमारियों को, उन बीमारियों से उनको दूर रखते हैं फसल को। क्योंकि देखो छिड़काव तो जरूरी है कीटनाशक का, पर एक कीटनाशक के लिए रासायनिक छिड़काव करें और एक नेचुरल छिड़काव करें। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं।